टू स्टडी विद गानिया। आज के वीडियो में हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार के भागों को पढ़ लिया था और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो नदियों का चैप्टर है, जो कि 2-3 पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि हिमालय में भी बहुत सारी नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक हिमालयी नदियाँ। तो आज हम जिन नदियों के बारे में पढ़ेंगे वो हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तथा हिमालयी नदियाँ। आइए देखते हैं हिमालय की नदियाँ 2 भागों में विभाजित हैं। एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक है हिमालय की नदियाँ। और इसमें जो हिमालय की नदियाँ हैं ये 3 भागों में विभाजित है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिमालय की नदियों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन है? तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ये सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। कह रहा है ये तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पे प्रवाहित होती तथा इन्हें पूर्ववर्ती नदियों का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नदियां हैं सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, वो हिमालय के उत्थान, हम जानते हैं कि प्राचीन समय में हिमालय की जगह पे तेथिस सागर नामक सागर गिरती थी, जिसमें वलन की और भ्रंशन के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो हिमालय का निर्माण हुआ ये उससे पूर्व भी ये नदियाँ उस टाइम में भी प्रवाहित होती थी। तो इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। तिब्बत के ये जो नदियां हैं वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती थी तथा तेथिस सागर में गिरती थी। अभी हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है, तो तेथिस सागर में भ्रंशन तथा वलन प्रक्रिया के कारण हिमालय का निर्माण हो गया। तो जहाँ पे पूर्व में तेथिस सागर था वहाँ पे इन तीनों नदियों का प्रवाह था। और ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती थी? तो तिब्बत के मानसरोवर से। इन नदियों का नाम क्या है? तो सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। हिमालय के उत्थान के बाद भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हिमालय को काटकर गहरी व संकरी घाटियों का निर्माण किया, जिसे हम गॉर्ज भी कहते हैं, आई शेप वैली भी कहते हैं और कैनियन भी कहते हैं। अब इसे हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि अब नदियाँ जो थीं, ये तीनों नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के उत्थान से पूर्व बहा करती थी। अब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तेथिस सागर में भ्रंशन तथा वलन के कारण, अवसादों के जमा होने के कारण, तो ये जो नदियाँ बह रही थी तो इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला कि हाँ हिमालय का निर्माण हो गया है पर्वत का, तो ये इनका बहाव दूसरी ओर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये जो हिमालय पर्वत था इसे ही बीच से काट कर इन्होंने अपना रास्ता इसी के बीच बनाया। और ये जो इन्होंने हिमालय पर्वत को काट करके रास्ता बनाया तो वो कुछ कैनियन टाइप का, कुछ गार्ज टाइप का बन गया, जैसे कि इस प्रकार संकरी घाटियाँ, और ये यहाँ से बहाव हुआ नदियों का। तो इसे आई शेप भी इसे कहते हैं। देखिए ये लग भी रहा आई शेप, इसे गॉर्ज भी कहते हैं और कैनियन भी कहते हैं। अब इस तरह से तीनों नदियों ने तीन गॉर्ज का निर्माण किया। सिंधु नदी में सिंधु गॉर्ज का निर्माण हुआ, और सतलज नदी ने सिपकिला गॉर्ज का निर्माण किया तथा ब्रह्मपुत्र नदी ने दिहांग गॉर्ज का निर्माण किया। अब देखते हैं ये जो सिंधु गॉर्ज है वो कहाँ पे बनता है। ये जो गॉर्ज बन रहा है, यानी कि जो संकरी घाटी बन रही है जहाँ से नदी ने पर्वत को काटा है, हिमालय को काटा, वो कहाँ बन रही है? तो जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पे। और शिपकिला गॉर्ज जो कि सतलज नदी द्वारा बनाई जाती है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और दिहांग गॉर्ज है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसे हम मैप पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हम देख रहे हैं सिंधु नदी निकल रही है, यहाँ पे जो संकरी घाटी दिख रही है यहीं पे गिलगित है आपका, और गिलगित में ही ये गॉर्ज का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब है आपका सतलज, जो शिपकिला गॉर्ज है, तो वो कहाँ पे निर्मित हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये सतलज आपका यहाँ से जा रहा है, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस जगह पे ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस जगह पे ये संकरी घाटी का निर्माण करती है। और जो ब्रह्मपुत्र है आपका, यानी दिहांग गॉर्ज, ये यहाँ पर से मानसरोवर झील से ये निकल रही है यहाँ पर से।
तो यहाँ आके अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो इस जगह पे संकरी घाटी का अरुणाचल प्रदेश में निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि तीनों नदियाँ 3 देशों से प्रवाहित होती। तीनों नदियाँ जो हैं कौन कौन है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों नदियाँ हैं वो 3 देशों से प्रवाहित होती है। जो सिंधु नदी है चीन, भारत तथा पाकिस्तान से प्रवाहित होती है। सतलज भी चीन, भारत, पाकिस्तान से। और जो ब्रह्मपुत्र है वो चीन, भारत और पाकिस्तान ना जाके ये पूर्व की ओर बहती है। तो ऑब्वियसली पूर्व की ओर क्या है? तो बांग्लादेश से। तो ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे हम मैप पे देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ से निकल रही है सिंधु नदी। तो ये यहाँ पे आपका तिब्बत है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है चाइना का, तिब्बत से निकल रही है। तो इसे अब चाइना ही मानते हैं क्योंकि ये तिब्बत के अंदर चाइना के अंतर्गत आता है। फिर आता है इंडिया। फिर हमारा ये किधर जा रहा? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में जाके मिल रहा है। तो 3 हो गया, चीन, भारत, पाकिस्तान। कौन? सिंधु नदी। अब आते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी भी देखिए राजस्थान से, यानी ये भी तिब्बत से निकल रही है, यानी चाइना से निकल के भारत में बहते हुए ये पाकिस्तान में जाके प्रवाहित होता है। तो इसका मुहाना क्या है? पाकिस्तान में। तो फिर से वही हो गया, सतलज नदी कहाँ बह रही है? तो चाइना, भारत और पाकिस्तान में। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ फिर से तिब्बत से निकल रही है, यानी चाइना से। फिर ये कहाँ जा रही है? तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से आती है। फिर ये कहाँ गिर रही है? तो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ हो गया? तो चीन, भारत तथा बांग्लादेश, क्योंकि ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब हम सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी के बाएं तट पर आके मिलने वाली इसकी सहायक नदियों का क्रम है। अब बाएं तट, इसको सिंधु नदी किधर की ओर प्रवाहित होती, तो उस हिसाब से हमें इसके दाएं और बाएं का पहचान होगा। तो ये इधर से तिब्बत से निकल के भारत में जाते हुए पाकिस्तान में गिरती है, यानी पश्चिम तरफ। तो इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली बायां किस साइड? इधर दाहिना हो गया, इस साइड में क्या हो गया? लेफ्ट। ठीक है, तो इस साइड, लेफ्ट साइड में जो सहायक नदियाँ आके मिलती हैं उन नदियों का क्रम है। तो पहले कौन सी नदी आगे मिलती है? तो पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी, व्यास तथा सतलज। इसमें से जो 2 नदियां हैं वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन है? तो सिंधु तथा सतलज। सिंधु और जो सिंधु जो मेन बॉडी है, इसका मेन तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, वो सिंधु नदी है, वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तथा इसकी सहायक नदी है जो सतलज, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है एकमात्र इसकी सहायक नदियों में जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर से उद्गमित होती है। ये एकमात्र मतलब ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से उद्गमित हो रही है। बाकी जो चिनाब है, रावी है, चिनाब, रावी और व्यास है, ये कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से, है ना। सतलज के बारे में हमने देख लिया, सिंधु तथा सतलज दोनों कहाँ से निकल रही थी? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और जो चिनाब, रावी और व्यास है, ये तीनों कहाँ से निकल रही? तो हिमाचल प्रदेश से। लेकिन जो झेलम नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से उद्गमित होती है। ठीक है, अब क्या रहा? 5 प्रमुख सहायक नदी सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर जल का गिराव करती है। इसे हम मैप पे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। अब हम यहाँ पे मैप पे पहले नदियों को देख लेते हैं। ये सिंधु नदी देखिए यहाँ पे मानसरोवर झील से निकल रही है। ये कुछ इस तरह आते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही है, यहाँ पे मिल रही है। ये जो इस जगह पे देख रही है बिंदु, यही है पाकिस्तान का मिठानकोट। और सतलज है, सतलज भी यहाँ भारत की ओर बहते हुए सिंधु नदी के बाएं तट की ओर आके मिलती है। और ये भी कहाँ जल गिरा रही है? तो पाकिस्तान में मिठानकोट में। फिर वही और सब भी सहायक नदियाँ सब अपना जल बहाव कहाँ कर रही है? तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। और सब कहाँ जाके एक साथ मिल रही है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट के अंदर। अब आगे देखते हैं नदी तथा उनके उद्गम। जो अब सहायक नदी हैं और इनका उद्गम कहाँ से होता है, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पहली नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अभी हमने देखा कहाँ से निकल रही थी? तो मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील, तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसके समीप से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील जो तिब्बत के अंतर्गत मानसरोवर झील आ रहा है उसके समीप राकस ताल से निकल रही है।
और तीसरी जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर, अभी हमने पढ़ा ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, उद्गमित होती है। तो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से उद्गमित होती है। चौथी जो है चेनाब नदी, वो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा के समीप से निकलती है। और रावी व्यास, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, तो कहाँ से, तो रोहतांग दर्रे के समीप से। चेनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रे से निकलती है और रावी व्यास है वो दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी व्यास जो है सतलज की सहायक नदी है, यानी कि ये है तो प्रमुखतः सिंधु नदी की ही सहायक नदी है रावी तथा व्यास, बट ये कहाँ जाके मिल रही है, तो सतलज में जाके मिलती है। फिर ये तीनों नदियाँ एक साथ सिंधु नदी के बाएं छोर पे जाके मिल जाती हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। व्यास जो है वो हमने अभी देखा, सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ थी वो सारी जाके पाकिस्तान में मिल रही हैं, कहाँ, सिंधु नदी के बाएं तट पे। बट जो व्यास नदी है वो पाकिस्तान में ना मिलकर ये सतलज नदी में ही मिल जाती है, कहाँ पे, इंडिया में ही। इसे मैप पे देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है सिंधु नदी। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये जाके कहाँ गिर रही है, तो पाकिस्तान के पठानकोट में। फिर सतलज नदी तिब्बत के राकसताल से निकल रही है, ये भी कहाँ जाके गिर रही है, तो पाकिस्तान में पठानकोट में। फिर हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे है झेलम नदी। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग की शेषनाग झील से निकल के ये कहाँ मिल रही है, तो चेनाब नदी में जाके मिलती है, ये भी पाकिस्तान में जा रहा है। और चेनाब नदी है यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा है यहाँ पे, वहाँ से निकलती है और ये भी जाके कहाँ मिल रही है, तो सतलज नदी में जाके मिलती है। फिर रावी तथा व्यास, ये दोनों नदियाँ कहाँ हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं और कहाँ जाके मिल जाती है, तो सतलज नदी में जाके मिल जाती है। अब यहाँ कह रहा है कि जो व्यास है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बनती। तो हम यहाँ देखेंगे मैप पे, देखिए ये यहाँ पे इंडिया का ये सीमा यहीं तक है। तो व्यास जो है ये यहाँ पे पंजाब में ही कपूरथला के निकट हरिके बैराज नामक स्थान पे ही सतलज नदी में मिल जाती है। ये पाकिस्तान में गिरती ही नहीं है। कौन सी नदी, तो व्यास नदी। फिर कह रहा है, आगे देखते हैं सिंधु नदी। अब हम 5 जो नदियां हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली नदी हमारी कौन सी है, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसे हम हिमालयन रिवर भी कहते हैं क्योंकि ये हिमालय की ओर से निकलती है। तो यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर के समीप से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। हमने अभी देखा कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और गिलगित नामक स्थान पे सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है, संकरी घाटी का निर्माण करती है। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, तो पाकिस्तान में बहती है। फिर कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, हम क्या है यहाँ क्या कह रहा है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में प्रवाहित हो रही है सबसे बड़ी नदी है। और जो दूसरी कौन है, तो सिंधु नदी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहते हुए यह उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। हमने हिमालय का जो पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ये सब उसमें हमने देखा था लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये जो सिंधु नदी है वो लद्दाख, इधर यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ जास्कर श्रेणी, इसके बीचों बीच से होकर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक गिलगित नामक स्थान पे गॉर्ज का निर्माण करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है ना। अब कह रहा है कि गिलगित की, अभी हमने पढ़ा गिलगित के समय गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। और ये जो सिंधु नदी है इस पर क्या है, लेह है लद्दाख की राजधानी, लेह इसकी तट पर स्थित है। गिलगित के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अभी हमने मैप पे इसे देखा। अब कुछ नोट है, इसे याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है और इन नदियों को क्रम में लगाएं कि सबसे लंबी नदी कौन है, उससे छोटी, उससे छोटी, है ना। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और यमुना 1385 किलोमीटर।
जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत ऊपर और नीचे दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में गोदावरी बहती, तो कह रहा है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे याद करना, इस फैक्ट को याद करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार और देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र कितनी है, तो 29। तो इसे याद करना आसान है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ये तीनों हिमालयन रिवर है ना। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ी है 2900, सिंधु भी 2880 और गंगा है 2525, सब 2 के फैक्ट में आ रहा है। फिर जो सतलज नदी है वो कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 है और यमुना 1385 किलोमीटर है। अब ये सिंधु नदी हो गया। अब हम झेलम नदी देख लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग से उद्गमित होती है तथा श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिलती है। वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। इसके पश्चात पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक यह नौकागम्य यानी कि नौका चलाने की दृष्टि से यह सुविधा वाला क्षेत्र है ना। काफ़ी आसानी से यहाँ पे नौकायान होता है। तो इसे मैप पे देख लेते हैं। झेलम नदी, तो देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से शेषनाग झील से निकलती है और यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा से ये सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए ये फिर पाकिस्तान में गिरती है ना। अब आगे देखते हैं रावी तथा व्यास। हमने सिंधु देख लिया, सिंधु देख लिया, झेलम देख लिया। अब हम रावी तथा व्यास देख लेते हैं। व्यास नदी इस नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती, यानी कि जो हमारी 5 नदियाँ वो कहाँ जाके मिल रही है, तो पाकिस्तान में सिंधु के बाएं तट पर। बट जो व्यास नदी है वो भारत में ही सतलज नदी से मिल जाती है, इसलिए पाकिस्तान में नहीं बहती है। जो रावी व्यास है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से यह निकलकर पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में समाहित हो जाती है। इसे फिर से देख लेते हैं मैप पे। तो ये देखिए चिनाब नदी, तो यहाँ पे आपका हो गया रोहतांग के समीप से यहाँ निकल रही है, इस जगह से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल रही है। और व्यास नदी यहाँ से निकल के ये देखिए पंजाब में इस स्थान पे सतलज नदी से आके मिल जाती है। और ये कौन सा स्थान है, तो कपूरथला के निकट हरिके बैराज नामक स्थान है। और जो रावी है ये भी रोहतांग दर्रे से निकल रही है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी बहती है। पाकिस्तान में आके तब ये सतलज नदी में मिलती है। फिर रावी व्यास देख लिया हमने, उसके बाद सतलज नदी है यह 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश में तथा पंजाब में। और इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो मानसरोवर के निकट राकसताल से। हिमाचल प्रदेश में यह शिवकिला दर्रे के समीप प्रवेश करती है। और फिर चारों नदियों का कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो चिनाब, झेलम, रावी तथा व्यास, इन चारों नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। अभी हमने देखा सिंधु किस ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम की ओर, तो सिंधु का बायां साइड कौन सा हो जाएगा, इस साइड। तो सारी नदियाँ जो है इस बाएं तट की ओर मिलकर ये प्रवाहित हो जाती है पाकिस्तान के मिठानकोट में। इसे हम फिर से मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सतलज आपका दिख रहा है, कहाँ से निकल रही है, तो राकसताल नामक स्थान से सतलज निकल रही है, इस स्थान से। फिर ये कहाँ बह रही है, तो हिमाचल प्रदेश, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है और ये पंजाब है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ से निकलती है और इस जगह पे किसका व्यास नदी का जल लेती है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में चारों नदियों झेलम, चिनाब, रावी तथा व्यास सबका जल लेकर यह सिंधु के बाएं तट पे पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे अब हमने देखा कि ये जो पांचों नदियां हैं कौन कौन, सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी तथा व्यास, 6 नदियां हैं। इन 6 नदियों का पानी भारत तथा पाकिस्तान में बह रहा है ना। तो इस पानी के लिए भी समझौता किया गया भारत तथा पाकिस्तान के बीच कि किसको किस नदी का पानी मिलेगा और कितना मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ, तो इंडस वाटर रिवर एग्रीमेंट, सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच हुआ, तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच। इससे भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए कि ये कब हुआ था, ये एग्रीमेंट किन के बीच हुआ था और किन नदियों को पानी किससे मिला था। तो इसे भी हम देख लेते हैं।
1960 में यह समझौता हुआ, कौन सा? इंडस वाटर रिवर एग्रीमेंट हुआ भारत तथा पाकिस्तान के बीच, तथा इसके तहत जो इंडस है, सिंधु नदी है, चेनाब नदी है तथा झेलम नदी है, इसका 80% पानी पाकिस्तान को गया और 20% पानी इंडिया को गया, तथा जो रावी, व्यास तथा सतलज है, इसका 80% पानी इंडिया को गया और 20% पानी पाकिस्तान को गया। ठीक है, इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन हो गया? तो इंडस, चेनाब, झेलम, इसका पानी किसको गया? पाकिस्तान को। इसे हम ट्रिक के तौर पे CJI करके याद कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कौन सा पानी मिला? CJI। ठीक है, और इंडिया को किसका पानी मिला? तो RVS, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। सिंधु नदी तंत्र हमारा समाप्त हो चुका है। अब कल की वीडियो में हम इसके आगे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर में हमने तीन भागों में विभाजित किया था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज हमने सिंधु नदी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल अब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे।